यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो विजुअलाइज का टेस्ट नंबर 2 चल रहा था यहाँ पर, तो इसका 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने देख लिया था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने देख लिया था। 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है, कि 100 नंबर तक क्वेश्चन तक कवर हो जाए, राइट। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा टेस्ट नंबर 3, ठीक है। उधर से दृष्टि है, इसका भी मैं टेस्ट नंबर 1 पूरा करा चुका हूँ, यहाँ से भी टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करूंगा उसका भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या क्वेश्चन 51 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंड जो आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जो आपकी पहल है ICET, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह पहल भारत और रूस के द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए यहाँ पर शुरू की गई है। दूसरा है, इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बहुत पूछ रहा है कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 51 में। देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, भारत और अमेरिका में मई 2022 में जो क्रिटिकल इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसके पहल के लिए इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। ये दोनों देशों के सरकार और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के बीच में यहाँ पर रणनीतिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी और यहाँ पर सहयोग इसमें प्रदान करेंगे। रूस नहीं होगा आपका, यहाँ पर भारत और अमेरिका होगा। तो पहला गलत हो जाएगा यहाँ से। इसका तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय करता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश जिला न्यायाधीश पद में निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो कौन से शामिल होते हैं इसको देख लेते हैं। पहला है अपर जिला न्यायाधीश, दूसरा है संयुक्त जिला न्यायाधीश, तीसरा है किसी लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और आपका चौथा है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। तो इसमें आपके जो सभी हैं ये सभी आपके यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, सभी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, जो संविधान का आपका भाग है, ठीक है, संविधान का भाग 6, ठीक है, संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 तक, यहाँ तक ये जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंतर्गत ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो ग्राम न्यायालय है उसके बारे में कथन विचार करना है। पहला है, ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्षीय सजा का प्रावधान है। दूसरा है, ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों के पालन हेतु बाध्य है, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है, 53 का कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होगा, राइट। तो देखो इसमें जो पहला बोल रहा है ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों के लिए, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि ग्राम न्यायालय की द्वारा सुनवाई जो बात है आपराधिक मामलों में जहाँ किए गए जो अपराध है इसके लिए 2 साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती है, राइट। ये पहले आपको यहाँ से गलत हो जाएगा, यहाँ 3 वर्ष दिया है तो 2 साल से अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है यहाँ पर, दूसरा है, ग्राम न्यायालय जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872, ठीक है, उसमें दिए गए साक्ष्य नियमों के कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, बाध्य है, बाध्य नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो ना ही 1 ना ही 2 डी इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन यहाँ से है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत है जैसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा क्या है, वह जब 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल होता है, ठीक है, तो उसे संसद द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से देय उपलब्धियां और भत्ते द्वारा यहाँ पे साझा किए जाते हैं। तो देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका 54 में करेक्ट होगा, राइट। यहाँ पर भी क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत हैं। जैसा कि आपको सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, थोड़ा सा अगर राज्यपाल के बारे में पढ़ा हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको सीरियस दिख रहा है कि गलत है। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, ठीक है, तो उसे देय उपलब्धियां और भत्ते जो राष्ट्रपति द्वारा है निर्धारित मानकों के हिसाब से राज्य द्वारा साझा यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ से। अगला क्या, पहला जहाँ पर था, पहला यहाँ पर क्या होगा, पहला भी गलत है, क्योंकि पहला इसलिए गलत है, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकार के लिए अधिकृत होगा, ठीक है, ये नहीं कि जिसमें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए, ये नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपसे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 55, ठीक है, स्टेटमेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए। दूसरा है, 87वें संविधान संशोधन 2003 निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन 1991 की जो जनगणना है उसके आधार पर करने के प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे सही होगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ 55 में करेक्ट होगा। तो देखो पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपका बोल रहा है, ठीक है, पहला बोल रहा है संसद का अधिकार है कि वह आपका देखो इसका पहले का जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, जो मतलब पहले का जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, संसद को यह अधिकार होता है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति जो होती है वो निर्धारण करेगी, ठीक है, ये कौन करेगा, संसद करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है,
संसद करेगी। उसके बाद क्या, तदनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 इसमें परिसीमन आयोग का पूर्ण जो अधिनियम है वो यहाँ पर लागू भी किए हैं इसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा कि कोई बोला है भारत के निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग को नहीं, ये संसद को प्राप्त है, ठीक है। अगला क्या है, जो 87 का सॉरी 87वें संविधान संशोधन 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर प्रावधान किया गया है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये किया गया है, ये आपका ये किया गया है 87वें संविधान 2003, ठीक है। 2003 निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया था, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर कहा गया था, ठीक है। 2001 की जनगणना के आधार पर कहा गया था, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। तो 2003 तो ठीक था, बट 2001 की जनगणना के आधार पर कहा गया था, 1991 की नहीं। तो एक और दो दोनों यहाँ से गलत हो जाएंगे। डी आपका यहाँ से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं यहाँ भी। 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति में बोलने का मत देने का अधिकार होता है। दूसरा, यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल विनिश्चय अंतिम होता है, ठीक है। जो विनिश्चय होता है मतलब क्या, जो फाइनली यहाँ पर लास्ट होता है राज्यपाल, ठीक है। तो इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होगा, तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट 55 का 56 का, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है, ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है ये इसमें बोल रहा है प्रत्येक मंत्री को राज्य की विधायिका की किसी भी समिति के बोलने का मत देने का यहाँ पर अधिकार होता है, प्रत्येक मंत्री के लिए होता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत होगा। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में समान राज्य में संसदीय व्यवस्था उत्पन्न करता है। राज्य की जो आपकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसका वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कार्य और जो कार्य है केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सेम उसकी तरह हुई होती है, राइट। तो यहाँ से देखते हैं, तो अनुच्छेद 177 जो होता है, अनुच्छेद 177, ठीक है, उसमें जो सदन है उसके बारे में यहाँ पर मंत्रियों के अधिकार के बारे में बताया गया है। प्रत्येक मंत्री विधानसभा या विधान परिषद जहाँ कहीं भी मौजूद है उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोलने का अधिकार होता है। उसी प्रकार जो आपका ये अधिकार राज्य विधायिका की समिति है उसके लिए भी सेम लागू होता है, ठीक है। जिसे सदस्य बनाया गया है, हालांकि जिसे सदस्य बनाया गया उसे वोट देने का यहाँ पर अधिकार नहीं होगा, ठीक है। जो सदस्य बनाएगा यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, यह प्रश्न उठता है कि कार्य कि कोई राज्यपाल विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, उसमें राज्यपाल का निश्चित होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, इसके संबंध में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि उसकी विवेकानुसार कार्य करे और राज्यपाल अपने विवेकानुसार यहाँ पर किया गया जो विनिश्चय है वो अंतिम माना जाएगा या अंतिम होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों में निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रदान किए, पंचायतों में निम्नलिखित में से कौन से विषय यहाँ पर प्रदान किए गए। 57 आपसे ये पूछा है, ठीक है। स्टेटमेंट आपका यहाँ पर दे रहा है कृषि, जिनके अंतर्गत शामिल जो आपके कृषि विस्तार है, भूमि सुधार कार्यान्वयन है, मत्स्य उद्योग है, लघु उद्योग है, तो इनमें से कौन से शामिल है, ठीक है। तो देखो जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, राइट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत पंचायतों के दायरे में कितने 29 जो आपके हैं 29 प्रकारात्मक विषय हैं, ठीक है। कितने हैं 29 विषय हैं, जिसमें से आपके 5 विषय आपको दिए हैं, तो पांचों आपके करेक्ट हैं। बट हैं विषय कितने 29, आपसे जरूरी नहीं कि 5 पूछे, कुछ और भी पूछ सकते हैं यहाँ से, राइट। तो और भी पूछ सकता है, तो मैं कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 पूछा तो कुछ और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये पांचों तो करेक्ट हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद भी छठा का हो जाएगा, 7वां क्या हो जाएगा वो आप एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इसमें आप लिखेंगे अगला वन लघु और वन उपज, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं क्या, लघु और वन उपज, ठीक है। अगला लिखेंगे ग्रामीण आवासन, राइट, मत्स्य उद्योग, ये तो लिखा है, ये भी लिख लेंगे। और महिला और बाल विकास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, महिला और बाल विकास। और ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण होता है, ठीक है। शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी होती है। तो ये सब क्या है, आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, वो आप नोट कर सकते हैं इसमें। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। अगला क्या 58 निर्वाचन राज्य के द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निम्नलिखित में से किस समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। तो 58 का से आंसर हो जाएगा आपका क्या, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता समिति यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो राज्य अथवा सरकार द्वारा चुनाव के वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति है, ये कब 1998 में, ठीक है। 1998 सैद्धांतिक तौर पर यहाँ पर राज्य के जो द्वारा चुनाव के जो वित्त पोषण है उसके विचार विमर्श यहाँ पर इसमें समर्थन किया गया था। अगला क्या है 59 आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं आदित्य L1 के बारे में। 59
पहला है, यह भारत के वेधशाला श्रेणी का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। दूसरा क्या है, यह अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली से पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर प्रभा मंडल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, यह प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सूर्य जो प्रभा मंडल है उसमें अवलोकन में 7 नीति भारों का वहन करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये पूछ रहा है। ठीक है। तो 59 में इसको देख लेते हैं। देखो 59 में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ये पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा, यदि आदित्य L1 1, ठीक है, आदित्य जो L1 है भारत के प्रथम वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष और सौर मिशन है। ठीक है, पहली बात यहाँ पर करेक्ट हो गई। उसके बाद क्या है, अंतरिक्ष यान से सूर्य पृथ्वी की प्रणाली प्रथम लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल में स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, तीसरा स्टेटमेंट है जो आपका जो आदित्य L1 है ये विद्युत चुंबकीय कण एवं जो आपके संसूचक होते हैं, ठीक है, जो संसूचक होते हैं उनके उपयोग करते हुए प्रकाश मंडल या वर्णमंडल जिसको प्रभा मंडल बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ नीत भारों का वहन करता है। इसलिए कथन आपका तीसरा भी करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं इसको देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है चुनावी बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो ये पूछा है। तो देखो चुनावी बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए होता क्या है। देखो चुनावी बॉन्ड जो है आपका, चुनावी बॉन्ड भारत के नागरिक या जो भारत में निगमित या स्थापित संस्था है उसके द्वारा खरीदे जा सकते हैं। पहले तो ये होता है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड का उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा लेने के लिए किया जाता है जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा है उसके पिछले आम में निर्वाचन में कम से कम 1% मत हासिल किए हों या 1% मत प्राप्त किए हों। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सभी पंजीकृत नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर चंद्र लेने के लिए ये तो सभी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर 60 का बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब करेक्ट इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो बी आपका सही नहीं है। 61 देखते हैं। 61 है, एक संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक संरक्षित क्षेत्र उसके बारे में विचार करना है। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह रिजर्व गोदावरी नदी के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। तीसरा है, भौगोलिक रूप से यह रिजर्व इंडो मलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बाघ, तेंदुआ इनमें से पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रजातियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा इसका अभ्यारण्य का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है, मतलब कौन से अभ्यारण्य की बातें दर्शा रहा है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 61 का हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका कवल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कवल जो टाइगर रिजर्व है वो ये कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे तेलंगाना राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में पुराना जो आदिलाबाद है जिला वहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये दक्कन प्रायद्वीप केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है। ये रिजर्व सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, इसमें सघन वन पाए जाते हैं जैसे घास के मैदान, खुले क्षेत्र, नदियाँ, जलधाराएं, जल निकास, ये सब क्या है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, परिवार न्यायालय अधिनियम। ठीक है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में आपको क्या है विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श के परिवार कल्याण की स्थापना करना इसका प्रावधान करता है। दूसरा है, परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श विचार के न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपने निर्णय के विरुद्ध केवल एक अपील का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ना कि क्या इसके कहीं जा नहीं सकते हैं। तो पहला या सेकंड आपका गलत हो जाएगा, जो उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है अपील, इसलिए कथन दो आपका गलत हो जाएगा यहाँ। तो एक ओनली करेक्ट है, तो बी यहाँ से गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड गलत हो जाएगा, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन है, ओट्टनथुल्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कला, विज्ञान, चिकित्सा, सामंजस्यपूर्ण समन्वय के लिए प्रसिद्ध केरल का एक प्राचीन युद्ध कला के रूप में। ठीक है, दूसरा है, ऐसा माना जाता है कि इसे शिकारियों द्वारा जंगलों जानवरों के लड़ने के लिए तकनीक को देखकर विकसित यहाँ पर किया गया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो ये बताना है 63 में। ठीक है, तो देखो 63 में जो पहली बात बोल रहा है, ये जो आपका ओट्टनथुल्लान जो है, अथवा इसको संक्षेप में थुल्लाल बोलते हैं। ठीक है, केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहला। उसके बाद ये कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। कथकली एवं कुडियाट्टम जो जटिल नृत्य रूप हैं उसमें विपरीत ये कला अपनी साधारण शैली के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होती है। ठीक है, यहाँ पर युद्ध कला का रूप यह नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड बोला ऐसा माना जाता है कि इसे शिकारियों द्वारा जंगलों जानवरों की लड़ने की तकनीक को देखकर विकसित किया गया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो थुल्लान कला है 3 रूप होते हैं इसके, ओट्टनथुल्लान, परायनथुल्लान
सीथंगन थुल्लान, ठीक है। इसके प्रत्येक जो आपके कला हैं, इसके थुल्लान कला में एक अलग प्रकार के प्रदर्शन किया जाता है। उदाहरण के लिए ओट्टन थुल्लान कला का प्रदर्शन में दो कलाओं की तुलना से अधिक शारीरिक गति की गायन, है ना, गायन का तरीका या भिन्न तरीके का उपयोग यहाँ पर इससे करते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें इस कला में वेशभूषा सर्वाधिक आकर्षक मानी जाती है। अधिकांशतः इस कला में प्रदर्शन जो धार्मिक होते हैं, धार्मिक जो आयोजन होते हैं वो मंदिर के बाहर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जंगली जानवर ये सब इसका नहीं है कोई, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। अधिसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ये राज्य विधानमंडल के एक अधिनियमित द्वारा संगठित सांविधिक निकाय हैं। दूसरा, ये पूरी तरह से नामित निकाय हैं। इसका गठन औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के प्रशासन के लिए किया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ये पूछा है 64 में। तो देखते हैं पहला जो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नगर पालिका, जो पहला जो आपका इसका सोल्यूशन होगा क्या होगा, नगर पालिका के विपरीत ये पूरी तरह से नामित निकाय है, ठीक है। ये क्या है, पूरी तरह से नामित निकाय है, नामित निकाय है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में समिति के अध्यक्ष सहित इसके सभी सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया था। इस प्रकार ये तो ना निर्वाचित निकाय है और ना ही आपका सांविधिक निकाय है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरह नामित निकाय एकदम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इनका गठन औद्योगिक इनका गठन है जो औद्योगिक है, औद्योगिकीकरण तेजी से कस्बे विकसित और प्रशासन किया गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या है, चूंकि क्या सरकारी जो राजपत्र है उसमें अधिसूचना जारी करने, जो सूचना है प्रकाशित करने में गठित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर सीमित किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ पर, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला गलत है। 65 नंबर क्वेश्चन, न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति का गठन किया गया था, ठीक है, किसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर किया गया था 65 में। तो करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा आपका, मध्यस्थता तंत्र का जो संस्थागतकरण है उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर ये किया गया था 65, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, 65 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 66 नंबर क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन यहाँ से, यह संरक्षित क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये विशालकाय लेदर बैग कछुओं के लिए भारत का निर्णय स्थल है। हाल ही में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मार्ग बनाने के लिए इससे पूरे वन्यजीव अभ्यारण्य के वन्यजीव अभ्यारण्यों की सूची से हटा दिया गया था। ये आप रीड करेंगे पूरा, उसके बाद बताएंगे इनमें से कौन सा ये परिच्छेद किस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करता है। तो करेक्ट आंसर 66 का आपका हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलाथिया बे, ठीक है, गैलाथिया बे वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये जो आपका गलत में जो आपका ये है वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये आपका लेदर बैग जो कछुए हैं उसके लिए आपका एक प्रसिद्ध स्थल इसको माना जाता है, ठीक है। तो 66 का हमारा क्या है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये गलाथिया नदी और बंगाल की खाड़ी के बीच संपर्क स्थापित भी करता है, ठीक है, याद रखना है। 66 हो गया, 67 नंबर देखते हैं। 67 है मंत्रिपरिषद का पद गोपनीयता की शपथ, ठीक है, मंत्रिपरिषद का पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ यहाँ पर कौन दिलाता है, पद की शपथ, तो 67 का आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल कितना 74 जो आपका है मंत्रिपरिषद से संबंधित होता है, जबकि अनुच्छेद जो आपका 75 होता है ये आपका मंत्रियों की नियुक्ति के कार्यकाल उत्तरदायित्व जो आहर्ता होती हैं, शपथ होती हैं, उनसे संबंधित वेतन भत्ते उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या है 68, निम्नलिखित कथनों में से किन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संगणन मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 68 का यहाँ से हो जाएगा, 68 का यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन कौन है इसको देख लेते हैं पहले। जिसमें लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं वो इसमें नहीं होंगे, ठीक है, लोकसभा के सदस्य इसमें नहीं होंगे, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, पहला इससे गलत होगा। उसके बाद जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो होंगे, राज्य विधान परिषद के सदस्य होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति, ये तीनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य यहाँ पर नहीं होता, ये क्या है, ये जनता के द्वारा चुना था लोकसभा का सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ से 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 68 का। 69 नंबर देखते हैं। 69 है संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस सीट में चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, संसद के जो निर्वाचित की जाने वाली अर्हता उसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं 69 में, देखो पहला स्टेटमेंट है
पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि उस व्यक्ति को उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य होता है, ठीक है, पहली बात है। दूसरा क्या है, यह राज्यसभा, मतलब उसी में दूसरी बात है, यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। यह राज्यसभा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार उसमें, ये राज्यसभा लोकसभा दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या है, गलत हो जाएगा, 69 का पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस सीट पर चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य उन से जो सीट हैं उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो वो इसके लिए आरक्षित नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है? उच्चतम न्यायालय के जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मूल क्षेत्राधिकार के भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर 70 का आपका हो जाएगा पहला अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये तो आपका मूल अधिकार जो क्षेत्र का भाग ये तो नहीं होगा, ठीक है। 70 का जो आपका ये रहेगा पहला, ये नहीं रहेगा। कौन कौन सा नहीं रहेगा मैं बता देता हूँ। जबकि उच्चतम न्यायालय हैं, ठीक है, इसके जो संघीय ढांचे हैं इसकी इकाइयों के बीच में विवाद संघीय न्यायालय की तरह यहाँ पर निर्णय देता है, ठीक है। अधिक विस्तृत के रूप में ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है जो है तो केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा केंद्र से, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सही होगा। दूसरा क्या सही होगा, केंद्र राज्य के बीच जो राज्यों का एक तरफ होना या उससे अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना, ठीक है, ये हो जाएगा। दो से अधिक राज्यों के बीच, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 70। तो देखो ये आपका करेक्ट हो जाए, दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला आपके गलत है, यहाँ से तीसरा गलत है और चौथा गलत है, ये तीनों आपके गलत हैं। तो पहला सिर्फ यहाँ से आपका करेक्ट होगा। पूछा क्या है आपसे, गलत पूछा है, कौन सा भाग नहीं, तो आपका 1, 3, 4 भाग नहीं है, तो 1, 3, 4 सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया दोनों बातें वो भी आपकी करेक्ट थी, ये इनकरेक्ट बातें हैं। अगला क्या 70 हो गया। 71 जो आपका भरोस है, ठीक है, भरोस BHAROS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये IIT मद्रास द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है भरोस एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है, इसमें गूगल की सभी सेवाएं यहाँ पर शामिल होती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, ये पूछा है 71 में। तो 71 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आपका करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा, ठीक है। जो आपका हाल ही में केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफल परीक्षण किया है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है एंड्रॉयड और भरोस के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि भरोस किसी भी गूगल सेवा या एप्स के साथ नहीं आता है, ये ठीक है। भरोस में कोई भी ऐप पहले से डाउनलोड नहीं किया गया, इसमें यूजर्स को अपनी मनपसंद का कोई भी ऐप डाउनलोड करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा आपको, तो पहला यहाँ से करेक्ट है तो 2 गलत हो जाएगा। अगला क्या 72 नंबर क्वेश्चन। 72 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा द्वारा जो पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक। दूसरा क्या है दोनों जो सदनों हैं उसमें द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति में लंबित विधेयक। तो इनमें से पूछ रहा सही स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें, ठीक है, क्या होगा 72 में, ठीक है। तो 72 में देखो जो हमारा आंसर रहेगा इसमें करेक्ट आंसर पूछा है कि सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो था लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे आपका दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक, राइट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। क्या है, समाप्त नहीं होता, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है राज्यसभा में लंबित विधेयक लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक, तो ये क्या होगा, तीसरा भी गलत होगा। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो वह समाप्त नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली एक करेक्ट होगा, ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं। 73 क्वेश्चन है बासमती चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी खेती ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने बासमती चावल के लिए मानक अधिसूचित किए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा 73 में, ठीक है। तो 73 का दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों बात, क्योंकि बासमती चावल की जो खेती है भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय के तलहटी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियाँ इसके प्रसंस्करण तकनीकी जैसे कटाई है ना, और आपका जो आपका परिपक्वन है वो जिसको एजिंग बोलते हैं,
इसके कारण चावल में इस तरह की जो विशेषताएं वो आती हैं, राइट। भारत में आपका जो चावल होता है पंजाब, ठीक है, हरियाणा, राइट, और पंजाब हरियाणा, उसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश HP, राइट, और आपका दिल्ली, ठीक है, DL, और उत्तराखंड UK, राइट, उत्तर प्रदेश UP, जम्मू कश्मीर JK, ये सब भागों में क्या है उगाए जाते हैं, चावल के बासमती के रूप में चिन्हित किया जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए यहाँ से मतलब पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है बासमती चावल के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य जो आपका सुरक्षा मानक प्राधिकरण है FSSAI ने 12 जनवरी 2023 को बासमती चावल के लिए मानकों को अधिसूचित किया और नए नियम 1 अगस्त 2023 से इसके प्रभावी होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 74, छावनी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। छावनी परिषद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो हमारा डी स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ठीक है। स्टेशन को कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छावनी क्षेत्र एक सीमांकित क्षेत्र होता है जहाँ सैन्य बल सैनिक स्थायी रूप से तैनात रहते हैं। इसे छावनी अधिनियम 2006, ठीक है, छावनी अधिनियम 2006 अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। ये केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है, पता होना चाहिए किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित यहाँ पर कानून होता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। प्रधानमंत्री के बारे में कथनों पर विचार करना है। उसकी पदावधि निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के पद पर धारणा रहता है, ठीक है। 75 ये बोल रहा है, राइट। तो और क्या दूसरा है, उसके वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर किया जाता है, राइट। एक पदाधिकारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट उसकी पदावधि निश्चित नहीं है वह राष्ट्रपति के पद पर धारण, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका 75 का करेक्ट होगा। दूसरा क्या है, देखो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को पद से हटा दे। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मेरे मन में भी क्वेश्चन आया कि जैसे कि हमने बोला है कि पदावधि के लिए प्रसाद पन्न धड़ा करता, प्रसाद पन्न मतलब होता है उसको पद से कभी हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कभी पद से उसको हटा दे, ठीक है। पद धारण करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसको हटा देगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको माइंड में अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, उसके वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये गलत है, ठीक है। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद के द्वारा समय समय पर इसको चेक करना है, देखना, ये सब उसके द्वारा संसद द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। दूसरा गलत हो जाएगा। ये एक पदधारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा क्योंकि जो प्रधानमंत्री उसके त्यागपत्र या मृत्यु जो होती है उससे मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। इस तरह एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर, राइट। दूसरी तरफ क्या है, किसी अन्य मंत्री को त्यागपत्र या मृत्यु पर केवल एक रिक्ति की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा करेक्ट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला तीसरा आपका आएगा सी में। अगला देखते हैं 76 नंबर विषाणु विज्ञान, ठीक है। विषाणु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गैर साह पुनर्संकलन का सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन सा करता है। जो आपका विषाणु विज्ञान के संदर्भ में कौन सा पुनर्संकलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा, ये एक संकर विषाणु का निर्माण है जिससे दो अलग अलग विषाणु के जीनोम के हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो अमेरिका है वर्तमान में बर्ड फ्लू के प्रकोप से लंबा यहाँ पर घातक प्रकोप माना गया है। ये अत्यधिक रोगजनक एवियन जो इन्फ्लुएंजा है उसके कारण होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है H5N1, ठीक है, H5N1, ठीक है, ये वायरस है, राइट। H5N1 वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है। उसमें यह अत्यधिक संक्रामक है। H5N1 मनुष्यों में सहित कई स्तनधारी हैं उसमें भी संक्रमित कर सकता है। H5N1 के मामले में मृत्यु दर उच्च होती है, ठीक है। तो ये आपको AH15 जो आपको मैंने बताया AH5N1 ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आपका प्रकोप मनाता है किसमें पक्षियों मनाता है इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 76 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 है किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्य के राज्यपाल की पद की शपथ यहाँ पर कौन दिलाता है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो, ठीक है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनकी या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के जो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं, ठीक है।
किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। तो हमारे यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर, 78 यहाँ से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 78 का ए, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। ठीक है, चुनाव जो कार्यक्रम होता है उसके तुरंत बाद यहाँ पर क्या ये लागू हो जाती है। ठीक है, चुनाव आयोग आमतौर पर औपचारिकता जो प्रक्रिया शुरू करने से कुछ सप्ताह पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है ना। इस घोषणा के बाद क्या है, जो आपका ये आचार संहिता है ये आपका लागू हो जाता है। अगला क्या, 79 नंबर क्वेश्चन, स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, स्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की जाती हैं। दूसरा है, स्थायी लोक अदालतों का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा 79 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 79 का हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम स्थायी लोक अदालतों के बारे में सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्थायी लोक अदालत होती है उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है प्रत्येक पक्ष के लिए अंतिम और आधिकारिक होता है ना। तो आप जैसा कि लिखा है यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय जो कार्यवाही से संदर्भ है उसके संदर्भ में विचार करना, संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में। पहला है, भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने का बोलने का अधिकार होता है। दूसरा है, एक मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा 80 नंबर क्वेश्चन में, 80 नंबर में। तो देखो पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है कि संसद के सदस्य के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं जो भारत के महान्यायवादी हैं उसको किसी भी सदन में कार्यवाही सदनों में संयुक्त जो बैठक है उसकी सदन में सहमति का इसकी समिति के सदस्य है तो उसकी कार्रवाई में भाग लेने का बोलने का अधिकार होता है। हालांकि इसमें से किसी में भी मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतदान की यहाँ पर बात नहीं की गई है। ठीक है, क्वेश्चन में मतदान की बात नहीं की गई, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है, इसका आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा, इसका सोल्यूशन होगा, एक मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की इस कार्रवाई में भाग ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखित नहीं है कि मंत्री कोई भी बिना किसी सदन के सदस्य 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इस बात का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। अगर उल्लेख करता तो गलत होता। ठीक है, मतलब उल्लेख करता तो यहाँ पर ठीक रहता, बट यहाँ पर इसमें नहीं किया है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पर ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 80 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 में बोल रहा है, IT नियमावली 2021 के तहत हाल ही में स्थापित शिकायत अपीली जो समिति है GSE, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सरकार द्वारा बड़ी सोशल मीडिया कंपनी के जो विरुद्ध उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए इनकी स्थापना की गई थी। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी जो सोशल मीडिया कंपनी है जो उपयोग करता है उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए सरकार द्वारा गठित यहाँ पर अपीली समिति होती है। ठीक है, करेक्ट है पहला। दूसरा है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केवल ऑनलाइन संचालित होगा। राइट, ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपका ऑनलाइन ही संचालित होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है। जो आपका GSE एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा। इसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया जो होगी डिजिटल रूप में यहाँ पर संचालित की जाएगी। तो आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा दोनों स्टेटमेंट। अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही चाइना +1 रणनीति जो है उसमें कौन सा सही है, इसके बारे में यहाँ पर कौन सा सही है, चाइना +1 रणनीति है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट बोला है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन के बाहर स्थानांतरित करने के लिए लिया गया रणनीतिक निर्णय है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या, चाइना प्लस जो आपकी रणनीति है इसने इसके तहत कई जो बहुराष्ट्रीय आपकी कंपनियां हैं, ठीक है, अब चीन के अलावा अन्य देशों की ओर से यहाँ पे अपना रुख रखने लगे हैं। तो यहाँ से बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान XYZ जिला न्यायाधीश बनना चाहते हैं। भारत के संविधान के जिला न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम जो निर्धारित उम्र है वो क्या है, न्यूनतम आयु क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 83 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखो जो इसका न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम यहाँ पर एज निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है। राइट, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल 233। ठीक है, आर्टिकल 233 जो आता है जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो यहाँ पर आर्टिकल के तहत होती है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन, 84 है, इम्यून इम्प्रिंटिंग। ठीक है, इम्यून इम्प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, यह है पहले सामना
किए गए वेरिएंट के माध्यम से अपनी जो प्रतिरक्षा है उसकी प्रतिक्रिया को दोहराने के शरीर की प्रवृत्ति है। दूसरा है टी कोशिका लिम्फोसाइट्स इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है, जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ये आपका गलत है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पहली बार किसी वायरस के संपर्क में आने के बाद ये क्या है, स्मृति बी सेल्स का निर्माण करती है, ना कि आपका टी सेल्स के निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 85, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक की सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया 85 में। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों बातें एकदम सही हैं। क्योंकि जो इस प्रकार की राज्यपाल जो है किसी धन विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। समानता राज्यपाल एक धन विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यह राज्य विधानमंडल को उसकी संस्तुति के बाद ही पुनर्स्थापित किया जाता है, राइट। और जो आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपका राज्यपाल है किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तो आगे विधेयक के अधिनियम की उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल की स्वीकृति आप आवश्यक नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट है ये परामर्शदात्री निकाय है जिनका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है कुल 4 क्षेत्रीय परिषदें जो भारत के सभी 28 राज्यों को कवर करती हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, सही स्टेटमेंट आपसे पूछा है इसमें, राइट। तो देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, राइट, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है ये परामर्शदात्री निकाय जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263, ठीक है, 263 में यहाँ पर किया गया, ये गलत है। क्षेत्रीय परिषदें आपकी सांविधिक निकाय हैं, ठीक है, सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक, ठीक है। यहाँ पे बोला है संवैधानिक निकाय, क्योंकि संवैधानिक होगा तो आर्टिकल आता है। संवैधानिक अगर बोलता है तो उसमें आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। अगर संवैधानिक बोलता है, सांविधिक बोलता है तो आपको वहाँ पर आपका जैसे कि अधिनियम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर अनुच्छेद वहाँ पर नहीं होता है। तो क्या पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ये सभी गृह मंत्री मतलब पद अदा होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इसमें। दूसरा क्या है कुल 4 क्षेत्रीय परिषदें जो सभी 28 राज्यों को यहाँ पर क्या है कवर करती हैं, राइट। तो ये देखो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखो क्या है, इस अधिनियम में देश को 5 क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी आपका पश्चिमी दक्षिणी इसे विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है। तो 5 अगर हैं तो 5 ही क्षेत्रीय परिषद भी यहाँ पर होंगी, तो 4 नहीं होगी। तो ओनली 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सशस्त्र बलों के संबंधित सेवा मतदाताओं को प्रॉक्सी वोट की सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरा है निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मत पत्र की सुविधा अधिसूचित कुछ वर्गों के लिए लाभ कुछ लोगों को प्रदान यहाँ पर की जाती है, कुछ मतलब अनुसूचित जो वर्ग हैं उनको यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा 87 में पूछ रहा है। तो 87 में क्या है, पहला स्टेटमेंट जो सशस्त्र बल संबंधित जो सेवा मतदाता उनको प्रॉक्सी वोट की सुविधा दी जाती है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो 2003 में सशस्त्र जो सेना में कार्यरत मतदाता थे और ऐसे सशस्त्र बल जो यहाँ पर कार्यरत रहते हैं इनमें, तो उनके क्या है उनमें सेना के अधिनियम में यह लागू होता है कि उनको प्रॉक्सी वोट देने का विकल्प चुनने की सुविधा देते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 1999 में, ठीक है, 1999 में कुछ खास तरह से मतदाताओं के लिए डाक जो मत पत्र है, ठीक है, उसके वक्त के जरिए आपके वोट की व्यवस्था यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा यहाँ पर सरकार के परामर्श से की गई। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला है 88 नंबर, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है उसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल राज्य में विधानसभाओं के सदस्य में शामिल नहीं होते हैं, उसके निष्कासन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। पहली बात जो है इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसमें बोला है, राइट। राष्ट्रपति चुनाव में मामले में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आपका कथन है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ये आपके क्या है उपराष्ट्रपति में शामिल नहीं होते, लेकिन जो आपका अगर राष्ट्रपति का बोलेंगे तो उसमें निर्वाचित विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होंगे, ठीक है। वो पर आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है इसके निष्कासन, ठीक है, उसके जो निष्कासन है उसके लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है, दूसरा भी। तो हमारा क्या होगा 88 का आपका यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 88 का दोनों। अगला है 89 नंबर,
संसद के दोनों सदनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की है। दूसरी बात है, केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा में विघटित कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। कौन सा इसमें से सही है ये पूछा है। ठीक है, तो देखो पहली बात यहाँ पर बोला है संविधान के राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की है, ये गलत है। ठीक है, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की है और इसे संसद पर छोड़ दिया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा है इसके परामर्श से, तो देखो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। यहाँ पे बोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके गलत हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर है, वरीयता तालिका के अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों को उच्च में से निम्न पद के अनुसार यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है कि क्या यहाँ पर होंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा इसको देखते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। ठीक है, ये उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद संघ कैबिनेट के मंत्री, ये इनकी वरीयता होते हैं, उसके हिसाब से लिखेंगे। क्योंकि 26 जुलाई 1979, ठीक है 26 जुलाई 1979 को जारी की गई जो अधिसूचना थी, पिछली सभी अधिसूचना की तुलना में नई थी है। ठीक है, इसका कई बार यहाँ संशोधन भी किया गया था। राइट, तो यहाँ पे तालिका जो दी गई है वो तालिका यहाँ पर इस प्रकार काम की रहेगी। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुसार मंत्री पर कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तीसरा है, प्रत्येक मंत्री का वह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को मानने और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उनका समर्थन करे। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आप बोल रहा है सही होगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये जो बोल रहा है ये केवल क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये राज्यसभा के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी नहीं होगा, लोकसभा के, तो यहाँ पर आपका ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, संविधान के अनुसार मंत्री पर कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। संविधान के अनुसार क्या मंत्री पर कोई विधिक इनका उत्तरदायित्व होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका सेकंड करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सामूहिक जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ये भी आपका मंत्रिमंडल के निर्णय से, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उनसे बाध्यकारी है। यहाँ तक कि ये मंत्रिमंडल की बैठक के उनके विचार के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, सभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णय माने और संसद के भीतर दोनों जगह बाहर और अंदर उनका क्या है समर्थन करें। ठीक है, तो आपका 2 और 3 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला देखते हैं 92 नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब भी उससे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका सभापति बन जाता है। पहला स्टेटमेंट है, उसके निर्वाचित की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ, ये वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा 92 में। ठीक है, तो 92 का हमारा जो रहेगा आंसर, इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट बोला है वह स्वतः ही इसका सभापति बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। जब वो संसदीय समिति के अध्यक्ष बनेगा, सदस्य नियुक्त करेगा तो ऑलरेडी वो सभापति उसका बन जाएगा। ठीक है, उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा क्या है निश्चित की जाती है। राइट, ये गलत है। ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है। अध्यक्ष चुने जाने के जो बाद उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्या है, वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। राइट, ये क्या है, लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके अधीनस्थ होता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना जाना चाहिए कि उपाध्यक्ष के जो है, उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होगा, वह प्रत्यक्ष रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में इस प्रकार की अलग अलग समितियां होती हैं। यह समिति सदन कार्य और कारिणी को विनियमित करती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों का संचालन के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष में इस समिति में अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में ये कौन सी संसदीय समिति की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, देखने के बाद आप बताएगा से किस समिति की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है कार्य सलाहकार समिति, ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया सकता। दूसरा है, राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री यहाँ पर करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है आपको ये बताना है। तो 94 को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो साधारणतः लोकसभा या राज्यसभा के जो संसद सदस्य है उसके मंत्री पद पर यहाँ नियुक्त किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के बिना मंत्री नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है। तो आपका क्या है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है,
राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री करता है, तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपने मन से राष्ट्रपति नहीं करेगा, जिसकी प्रधानमंत्री बोलेगा उसकी वो इसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला क्या है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक वस्तु जो 70 केल्विन -203 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अतिचालक के रूप में कार्य करती है उसे आमतौर पर उच्च तापीय अतिचालक एचटीएस माना जाता है। पहला स्टेटमेंट है, ठोस पारा अपने थ्रेश होल्ड तापमान पर -270 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अतिचालक के रूप में व्यवहार करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 95 में, ठीक है। तो 95 में क्या है, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है और आपका दूसरा भी, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। दोनों बातें एकदम सही बोल रही है। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला है, वह राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए उसे नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के बाध्यकारी नहीं होती है। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा 96 में, ठीक है। तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 96 का जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर केवल 3 होगा, क्योंकि देखो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला जो स्टेटमेंट बोला है, ये पहला स्टेटमेंट से गलत है। ये उससे संबंधित राज्य से बाहर का होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संबंधित वहाँ का उस राज्य से संबंधित ना हो जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो, ताकि वो स्थानीय राजनीति से स्वतंत्र रह सके। तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ये गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तब राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तब राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करें, ताकि राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सके। तो दूसरा भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा यहाँ से। ओनली 3 यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारतीय राजनीति, ठीक है, भारतीय राजनीति के बारे में यहाँ पर विचार करना है। पहला है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति सदन के पटल का सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो हमारा कौन सा इसमें सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं मतलब कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है 97 में, ठीक है। तो 97 में इसमें आपके पहले, और देखो ये जो आपका है तीसरा स्टेटमेंट, ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों सदस्य का सदस्य हो सकता है। ये 3 तो आपका सही होगा, जहाँ जहाँ 3 होगा वहाँ तो आपका होगा नहीं। तो सीधे से क्या है, आपको ये पता चल जाता कि आप मेरा 3 तो सही है। यहाँ से देखो, जो स्टेटमेंट जो यहाँ से आंसर पूछा सही नहीं है, तो आपको ये भी पता करना है कि यही नहीं कि आप सही ढूंढने लग जाओ कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये भी ढूंढ सकते हो कि कौन सा सही है, वहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैंने एलिमिनेट किया, ये कौन सा सही है मुझे पता है कि कौन सा सही है, ये सही लग रहा है, तो यहाँ से 3 वाला काट देंगे जहाँ 3 है, और 1-2 वाला यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्यों गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट, गलत है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, वह सदन के पटल सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपको जो मैंने बता ही दिया है। इससे पहले कौन था प्रधानमंत्री, जो इंदिरा गांधी थी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1966 में, 1996 में, ठीक है। ये और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में, ये सब राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा, गलत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर 97। 98, संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा के निर्वाचन उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए संशोधन के उपबंध प्रदान करता है? तो कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा 98 का हो जाएगा यहाँ से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। लोक प्रतिनिधित्व 1950 क्या कहता है? ये निर्वाचन संबंधित निम्नलिखित प्रावधान करता है। कौन से? पहला बोलता है लोकसभा राज्य विधानसभाओं के जो राज्य विधान परिषद उनकी सीटों का आवंटन करेगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है? संसदीय विधान और विधान परिषद उनके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। तीसरी जो बात है इसमें बताएगा कि जो संसदीय विधानसभा और विधान परिषद उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची बनाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। 99, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLATS निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है आपको ये बताना है 99 में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, यह देश के बीच द्विपक्षीय संधियां जो साक्ष्य के आदान प्रदान की अनुमति देती हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी आपराधिक मामले हैं इसमें पारस्परिक जो कानूनी सहायता है संधि, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए दो देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां होती हैं। पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है? विदेश मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय। ये इसका क्या है? ये इसका गलत हो जाएगा। भारत में नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय होगा, ना कि आपका विदेश मंत्रालय। तो दो गलत हो जाएगा, दो यहाँ से गलत होगा।
और 2 यहाँ से गलत होगा, ठीक है। 2 यहाँ से गलत होगा तो करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। ए पूछा तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, विश्व आर्थिक मंच WEF, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, इनमें से विचार करना है। ये एक गैर सरकारी जो आपका लॉबिंग संगठन है जो बृहद स्तर पर वैश्विक उद्यमों को यहाँ पर वित्त पोषित है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और यहाँ तक कि युद्धों के बचने के लिए भी इसको किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट होगा? तो 100 में देखो देखते हैं, 100 में दोनों बातें जो बोला है एकदम दोनों बातें सही हैं, ठीक है। पहला बात भी सही है और दूसरी बात भी एकदम करेक्ट है। तो ये फैक्चुअल बात है WEF की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसकी आपकी फैक्चुअल बात है जो बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। टेस्ट 2 आपका जो विजन है इसका टेस्ट 2 था, ठीक है। इसका विजन है इसका टेस्ट नंबर 2 था, इसके आपके पार्ट 2 भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर टेस्ट 3 स्टार्ट होगा, ठीक है। टेस्ट 3 स्टार्ट होगा पार्ट 1 उसका, तो वो भी देख लेंगे क्या है। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इवनिंग तक वो भी मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। और ऑलरेडी दृष्टि है इसका भी सेकंड पार्ट में आपको डाल चुका हूँ, राइट। वहाँ से भी आपका 2 नंबर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप पीछे कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।